स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से। और ये क्लास 10 का लेसन 3 है। लेसन 3 का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अगर लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो कृपया पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी जो है सेकंड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला पार्ट आप जा कर के देख लें। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो है ये हमने अभी रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में। और महात्मा ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुउद्देशीय जो योजनाएं हैं उनको क्या कहा था, उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो एक ऑब्जेक्टिव है। ये ऊपर कुछ जो है गीत है जिसमें कहा गया है कि हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। यह जो लोकप्रिय भादो गीत है, भादु जो है इसको भादो भी कहते हैं, ये भादो गीत है। और ये कहाँ गाया जाता है, तो यह जो दामोदर घाटी क्षेत्र है उसमें गाया जाता है। आप लोगों को पता है कि शोक नदी जो है, दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का जो है ये वर्णन कर रहा है। तो आपने बहुत सुना होगा कि शोक नदी को बिहार का जो है शोक किसे कहते हैं, तो आपने सुना होगा कि कोसी को कहते हैं। तो यह शोक जो है गीत जो है शोक नदी पर जो है दामोदर नदी बाढ़ के दौरान जो समस्या थी उस पर यह गाया जा रहा है। अब दामोदर मैंने अभी जिक्र किया था कि भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इसमें भी भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलुज नदी पे है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान ये सब उससे जो है लाभान्वित होते हैं, उसका वर्णन किया गया था। उसी तरह से फ्रेंड्स दामोदर घाटी जो है यह दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर बनाया गया है। जैसे दामोदर है और शोक इसकी सहायक नदी है। यह जो है 3 राज्यों को जो है इससे लाभ मिलता है, जिसमें झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। मुख्यतः जो ये योजना है बना, इससे जो है बाढ़ नियंत्रण होता है और बिजली और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो आइए शेष पार्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण क्या होता है, तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ के मौजूद वनस्पति और मिट्टियों में जल में डूब जाती हैं, जो कालांतर में क्या होती हैं, अपघटित हो जाती हैं। अब देखिए बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं क्या होता है, तो बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे देखिए, अब बांध जब बनेंगे तो उससे दिक्कतें भी हैं। जैसे नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चला, टिहरी बांध आंदोलन चला, के कारण इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहत स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। अब जैसे देखिए मान लीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है क्या हुआ, नर्मदा नदी बांध बनाया गया, टिहरी बांध बनाया गया। तो इससे होता क्या है कि जहाँ बांध बनता है वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो अपने स्थान को उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब बांध बनता है तो बहुत बड़े स्तर पर क्या होता है, एक जो जल का जो है जमाव हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी जो है सामना करना पड़ता है बाढ़ से। तो वो क्षेत्र के लोग को विस्थापन होना पड़ता है। कह रहा है कि स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा हो तो किसको मिल रहा है, शायद जमींदारों को और बड़े किसानों को, या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को ले लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं। वही कह रहा है कि जो नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं इससे लाभ किसको हो उसके बारे में चर्चा कर रहा है।
सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहाँ किसान जलगहन वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर परिस्थितियाँ परिणाम हो सकते हैं। इस दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमि में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। देखिए, इन परियोजनाओं से क्या होता है, अमीरी और गरीबी की कभी कभी क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं, खाइयाँ बढ़ती हैं। क्योंकि इससे जो है देखिए, कुछ ऐसे किसान जो ज़्यादा जिनके पास रकबा है, बड़े किसान हैं, उनसे तो लाभ उनको हो रहा है, लेकिन कुछ किसान छोटी भूमि है तो पता चला कि वह भूमि जो है बांध के करीब है तो वह क्या होंगे, हमेशा उससे नुकसान होगा। कह रहा बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। जिसे गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े भी आम होते जा रहे हैं। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। अब देखिए, पहले क्या था, जो परियोजनाएं होती थी उसका लोग विरोध भी करते हैं। तो पहले विरोध ये था कि देखिए जंगल समाप्त हो जाएंगे या बहुत से जो है उपजाऊ जो है भूमि खत्म हो जाएगी, तो ये पहले था। अभी मुद्दा ये है कि जो है गरीब लोग भी जो विस्थापित होते हैं, जिनका घर द्वार आसपास होता है बांधों को, उनको छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी लोग मुद्दा बना करके लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे उनको क्या मिले, न्याय मिले। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः देखिए, रहिंद व उत्तरजीवियों ने हमें बताया है कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका अधिक जोखिमपूर्ण हो गई, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। देखिए 30 वर्ष हो गए बांधों को बने, कह रहा है, तो उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, तो वही कह रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना जा रहा है। सही बात है। अब सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। एक ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख लीजिए, पूछ देता है एग्जाम में कि सरदार सरोवर बांध कहाँ बनाया गया है फ्रेंड्स, तो यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिससे कौन कौन से राज्य, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, 4 राज्य क्या होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। और सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात में 94 से 90 गाँव और 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गाँव को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है उससे ये लाभ, ये आंकड़ा इन्होंने दिया। भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। कह रहा फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद आप देख रहे हैं। ये भारत की मुख्य नदियाँ और बांध हैं, देख सकते हैं आप मैप में। अब नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके यह एक विडंबना ही है। जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार क्या होते हैं, बाढ़ से नियंत्रण में असफल रहते हैं।
आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। जलाशय के तलछट पर जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां प्रदूषण फैलाते हैं। आपने सुना होगा कि कई जगह बांधों का पानी छोड़ देते हैं तो क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है और उससे मिट्टी का कटाव भी होता है, मिट्टी जो है दलदली भी बनती है। तो ये बहुउद्देशीय योजनाओं से इस तरह के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। देखिए, वर्षा जल का संग्रहण, जल संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्षा जल का संग्रहण जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर हैं और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवहार विकल्प हो सकते हैं। अब कह रहा है कि जैसे अब जो हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत जल का संग्रहण कर रहे हैं तो एक विकल्प यह भी है कि वर्षा के जल को भी हम क्या करें, संग्रहण करें। अब प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। ये पुराने ज़माने के लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जो है, जैसी वाहिकाएं नदियों द्वारा धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई। अब कह रहे हैं पश्चिमी भारत में, विशेषकर राजस्थान में, पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जो है बारिश होती नहीं है, बहुत जो है क्षेत्र सूखाग्रस्त है, तो वहाँ लोग का तरीका क्या था कि छतों पर जो है बारिश कभी कभार जो होती है उसके जल को इकट्ठा कर लेते हैं और स्टोर करते हैं। कह रहा है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के ज़िले में जैसे जैसलमेर है, वहाँ खदीना और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। क्या करते हैं तो खेतों में जो है वितरिकाएँ बना करके, गड्ढे बना करके जल को संग्रहित करते हैं। ये कुछ फ्लड जो है, बाढ़ से संबंधित पेपर में जो दिया है उसके बारे में कटिंग इसका है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा किया गया है इसमें। राजस्थान के कह रहा अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा इसका एक आकार जो है एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.4 मीटर चौड़ा एक टंक बना लेते हैं और यह जो है सुविकसित छत होता है उसमें वर्षा जल को संग्रहित करने का एक तंत्र अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े थे। छतों से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रह किया। अब देखिए, राजस्थान और क्षेत्रों में क्या होता था पहले कि जो है छतों पर जो पानी बरसात होती है तो छतों पर जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। तो लोग क्या किए थे कि एक छत से दूसरे छत पर क्या किए थे, पाइप जोड़ करके, और उस पाइप को घर के आंगन में एक 4x6 का या जैसे भी जिस तरह का गड्ढा खोद करके, और बारिश का पहला पानी जो है छतों को साफ़ करने में लोग ख़त्म करते थे और दूसरे पानी को क्या करते थे, लोग उसी छतों के माध्यम से पाइप डाल करके स्टोर करते थे और वही पीने के प्रयोग में लाया जाता था। अब देखिए, ये छत वर्षा जल संग्रहण कैसे होता था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो होता था क्या कि पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल जो है एकत्रित किया जाता था। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता था। देखिए, रेत और ईंट डाल करके जल को क्या कहता था, छाना जाता था और भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक लाया जाता था, जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता
है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक लाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से ये वर्षा जल को उपयोग करने का एक तरीका जो है राजस्थान के क्षेत्र में प्रचलित किया गया था उस समय। अब देखिए टाँका मतलब वही जो टंकी होती है उसके बारे में कह रहा है। वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, मतलब 1 साल तक लगभग मान के चलिए अगली वर्षा तक इसको संग्रहित किया जाता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाले जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टाँकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों का भी ठंडा रखता था। देखिए उसके साथ साथ लोग भूमिगत जो है कमरा भी बना लेते ताकि जो है जल ठंडा रहे। अब देखिए दे रहे हैं कि एक रोचक तथ्य है कि मेघालय की राजधानी शिलांग है। वहाँ क्या होता है कि छत जो है वर्षा जल का संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ आप जानते हैं विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में, ठीक है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और शहर पीने की जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति जो है देखिए छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण क्षेत्रों के बारे में आप पता लगाइए। अब कह रहे हैं यह दुख की बात है कि आज जो है पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टंकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उनके नल पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल की व्यवस्था से की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इसी गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चित्र को आप देख सकते हैं। ये चित्र है, देखिए कैसे वर्षा जल को हम लोग एकत्रित करते हैं वहाँ के लोग। ये आप बांस से ड्रिप सिंचाई के माध्यम से मेघालय में जो है नदियों और झरनों का जल को बांस द्वारा जो है पाइप द्वारा एकत्रित करके और जल को संग्रहण किया जाता है। ये 200 वर्षों से पुराना चला आ रहा है, ये आप देख सकते हैं चित्र। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।